नैना, यहाँ तुम खुश तो हो ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन जब अड़ोस पड़ोस वाले मुझे देखने आते हैं तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या? किस बात की शर्मिंदगी नैना? अपने मोटापे को लेकर जी। लोग सोचते होंगे कि मैं कितनी मोटी हूँ। बस इतनी सी बात? अरे भाई, खाते पीते घर के लोग तो ऐसे ही होते हैं। अब मुझे ही देख लो, लोग मुझे देख कर भी तो कहते होंगे कि बेचारा कितना दुबला है, इसे खाने पीने को नहीं मिलता। देखो नैना, सोचने वालों की हम सोच नहीं बदल सकते। अरे जब तक मैंने शादी नहीं किया तब तक लोगों ने ऐसे ऐसे ताने मारे कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे कौन अपनी लड़की देगा और ना जाने क्या क्या। इसीलिए लोगों की बातों की परवाह ना हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, आप सही कहते हैं। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं माँ जी और बाबूजी को खाना परोस देती हूँ। ठीक है नैना। ये है नैना और किशोर। नैना और किशोर की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं। किशोर की उम्र 36 साल हो चुकी है और नैना अभी 30 साल की है। असल में नैना के मोटापे की वजह से उसकी शादी होने में काफी दिक्कतें आईं। नैना दिखने दिखाने में बहुत सुंदर है और साथ में पढ़ी लिखी भी है। नैना ने MBA किया हुआ है और नैना शादी के पहले जॉब करती थी। नैना में सिर्फ एक ही कमी है लोगों के अनुसार कि वह मोटी है। इतने बार रिश्ता टूटने की वजह से नैना बहुत नर्वस हो गई थी और वह शादी करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन नैना के माता पिता नैना की शादी को लेकर बहुत परेशान थे, इसीलिए नैना मजबूरी में आकर अपने माता पिता की खुशी के लिए किशोर से शादी के लिए हाँ कह देती है। नैना के माता पिता के पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए नैना के माता पिता ने नैना की शादी में भर भर कर दहेज दिया है। अड़ोस पड़ोस वालों को यही लगता है कि किशोर के माता पिता ने और किशोर ने रुपए पैसे और दहेज के लालच में आकर नैना से शादी की है। लेकिन किशोर को दहेज का कोई लालच नहीं था। किशोर भी शादी को लेकर इतना उत्साहित नहीं था, लेकिन किशोर के माता पिता भी किशोर की शादी के लिए बहुत चिंतित थे, इसीलिए किशोर भी अपने माता पिता की खुशी की वजह से नैना से शादी कर लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता है। नैना एक अच्छी बहू के सारे फर्ज निभा रही थी। वह अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थी। माँ जी, बाबूजी। हाँ बेटा। आप लोगों के खाने का समय हो गया है। चलिए माँ बाबूजी, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं बहू, अभी तो भूख नहीं है। अरे माँ जी, दोपहर के 1 बजने को आए, अभी तक आप लोगों को भूख नहीं लगी? फिर आप लोगों को दवाई भी तो लेनी है ना। अरे बेटा, तुमने नाश्ते में आलू के पराठे जो खिला दिए हैं उसी से पेट भरा हुआ लग रहा है हमारा। ठीक है माँ बाबूजी, जब आप लोगों को भूख लगे तो आप मुझे आवाज लगा दीजिएगा, मैं रसोई में काम कर रही हूँ। ठीक है बेटा। कमला, कितनी अच्छी है हमारी बहू। अरे विवाह के दौरान सब लोगों ने, सब रिश्तेदारों ने कितना कुछ कहा बेचारी नैना को, लेकिन नैना दिल की बहुत अच्छी है। हाँ जी, शरीर का मोटा पतला होना इतना मायने नहीं रखता जितना इंसान का व्यवहार मायने रखता है। हमने बहुत अच्छा फैसला लिया जो नैना की शादी हमने अपने किशोर से करवा दी। हाँ कमला, किशोर तो शादी करना ही नहीं चाहता था। वह तो अच्छा हुआ कि तुमने ऐन वक्त पर वो हार्ट अटैक वाला बहाना बना दिया, नहीं तो किशोर कभी हमारी बात नहीं मानता। बहाना कैसे ना करती जी, कितना डर लगता था मुझे कि किशोर हमारा इकलौता बेटा है और अगर उसने शादी नहीं की तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। बस इसी बात को लेकर मुझे बहुत डर लगा रहता था। हाँ, सही कहा तुमने। नैना के सास ससुर दोपहर के वक्त अपनी बहू नैना की खूब तारीफ कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ नैना की एक स्कूल सहेली आ जाती है। नैना की स्कूल सहेली का ससुराल भी यही नैना के ससुराल के थोड़े आगे में ही था। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अरे आओ बेटा। और कैसी हो बेटा? जी आंटी, मैं अच्छी हूँ। वो मम्मी पापा जी दीदी के यहाँ गए हुए थे और घर में सारा काम हो गया था। मुझे अकेले बहुत बोर लग रहा था और आज ऑफिस की भी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि मैं चलकर नैना से मिलाऊं। हाँ बेटा, अच्छा किया। जाओ, अंदर है नैना। अरे पूजा, तुम कैसी हो पूजा? अच्छा हुआ जो तुम आ गई। सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। चल झूठी, इतनी याद आ रही थी तो तूने फोन क्यों नहीं किया मुझे? हाँ सॉरी यार, फोन तो नहीं किया मैंने। वैसे ये बता, कैसी है तू? सब बढ़िया तो है ना तेरे ससुराल में? हाँ पूजा, मैं बढ़िया हूँ और यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और तेरे बच्चे कैसे हैं? बच्चे भी अच्छे हैं। बच्चों को भी ले आती। अरे बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं ना। अच्छा, चल ना, चलकर कमरे में बैठते हैं। मेरी भी रसोई का काम लगभग खत्म हो गया है। हाँ चल। चल अब बता इत्मीनान से। वैसे तो सब ठीक ही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और चले भी क्यों ना। अरे जॉब करती हूँ, अच्छे खासे रुपए कमाती हूँ, अपने सारे शौक पूरे करती हूँ, अपने जरूरतों के लिए अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाती, इसलिए जिंदगी मजे से कट रही है मेरी। कैसी बात कर रही है पूजा? क्या तू जॉब नहीं करेगी तो तेरे खर्चे तेरे ससुराल वाले नहीं उठाएंगे? अरे तू नहीं जानती है नैना, तेरी अभी अभी शादी हुई है ना। देखो पता है, मैं अपनी शादी के 3 साल बाद नौकरी करना शुरू करी हूँ, वह भी अपने जिद से। क्यों जिद किया तूने?
शुरू में तो मुझे लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारे रिश्ते पुराने होते गए वैसे वैसे मुझे सबकी असलियत समझ में आने लगी। क्या क्या बोल रही है तू? हाँ नैना, शुरू में तो सब लोग बहुत प्यार करते थे। जब भी मैं किसी चीज के लिए रुपए पैसे मांगती थी तो तुरंत ही मुझे दे दिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो जब भी मैं रुपए पैसे मांगू तो मुझसे 4 सवाल किए जाते थे। कहा जाता था किस चीज की क्या जरूरत है, उस चीज की क्या जरूरत है, अभी तो पुराने से काम चला सकते हैं। इस तरह हर छोटी बड़ी चीजों के लिए मुझे सबकी 4 बातें सुननी पड़ती थी और कभी कभी 4 बातें सुनने के बाद भी मुझे अपनी पसंद की वह चीज नहीं मिल पाती थी। चाहे बच्चों के कपड़े हो, चाहे अपने कपड़े हो, चाहे रिश्तेदार के यहाँ कुछ देना लेना हो, सब कुछ के लिए मैं अपने ससुराल वालों पर डिपेंड थी और वह लोग कभी मेरी अपेक्षा अनुसार मुझे कुछ अच्छा नहीं देते थे। क्या? हाँ नैना, सच बता रही हूँ मैं। तुझे पता है रश्मि की शादी में मैं क्यों नहीं आई थी? नहीं, बताना क्यों नहीं आई थी? सब लोग बोल रहे थे कि सब आए हैं लेकिन पूजा नहीं आई है। बताओ क्यों नहीं आई थी? इतने पास में तो था ना तुम्हारा ससुराल। क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे रश्मि को गिफ्ट खरीदने के लिए मेरे मन मुताबिक रुपए नहीं दिए थे। उन्होंने कहा था कि 1001 रुपए लिखवा दूंगी मैं व्यवहार में। लेकिन कैसे लिखवाती बता? अरे उसने मेरी शादी में मुझे चांदी की पायल दी थी। अरे वो उस पायल की कीमत नहीं में 4-5 हजार रुपए तो होगी, तो कम से कम उसे मैं 2000 रुपए की साड़ी तो दे सकती थी ना। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने साफ साफ मना कर दिया था। बस उसी दिन से मुझे इस बात का बहुत मलाल था कि मैं पढ़ी लिखी बेवकूफ हूँ जो घर में बैठकर सिर्फ हाउसवाइफ बनी बैठी हूँ। और हाउसवाइफ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हाउसवाइफ की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती ना तब बहुत अखरता है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। बस मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि अब मुझे नौकरी करनी ही है, चाहे मुझे इसके लिए घर में कलेश ही क्यों ना करना पड़े। क्या? इसका मतलब तू घर में कलेश करके नौकरी कर रही है? और नहीं तो क्या, सीधे तरीके से कोई नहीं मानने वाला, इसीलिए कभी कभी अपना तरीका दिखाना ही होता है। तो इस बात से तो तेरे सास ससुर और पति बहुत नाराज होंगे ना तुझसे? हाँ, रही नाराजगी, कुछ दिन रही, और कभी कभी तो माँ जी भी बहुत नाराज होती है। लेकिन जैसे ही महीने के अंत में रुपए हाथ में आते हैं ना तो सबके चेहरे में चमक आ जाती है। कभी कभी माँ जी इस बात से गुस्सा करती है कि मैं 30 त्योहार के दौरान छुट्टी नहीं ले पाती हूँ। बाकी माँ जी भी खुश है क्योंकि जब भी मुझसे वो किसी चीज की डिमांड करती है तो मैं उन्हें लाकर दे देती हूँ, उनके बेटे से पहले ही लाकर दे देती हूँ। इसीलिए तो माँ जी आजकल घर के काम काजों में मेरी मदद भी करने लगी है और मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। बच्चों को मैंने अच्छे से अच्छी शिक्षा देने के बारे में सोचा और बच्चों के भविष्य के लिए भी मैं अलग से रुपए जमा कर रही हूँ। वैसे ठीक ही कर रही है तू, लेकिन मैं तो शायद ये सब नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाएगी? अरे तू तो सबसे ज्यादा होशियार थी, हमेशा तेरा दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा रहता था। तू तो हमेशा अव्वल नंबर पर रहती थी और तूने तो शादी के पहले भी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब किया है, फिर अभी क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि इनकी माताजी को बहुओं का बाहर जाकर नौकरी करना जरा भी पसंद नहीं है। वैसे एक बार बात करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, जब मुझे कभी ऐसा महसूस होगा तब मैं इनसे कहूंगी। लेकिन देख, उम्र भी तो हो रही है ना धीरे धीरे, एक बार नौकरी लग जाए तो फिर धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाता है। लेकिन सच कहूँ किशोर जी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। तुम्हें मालूम है अभी तो 5 जोड़ी सूट ला कर दिया है उन्होंने मुझे और कहा है कि मुझे साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कपड़े मेरा मन पहनने को करे मैं वैसे कपड़े पहनूं। और हाँ, वो मुझसे बोल रहे थे कि वो मेरे खाते में 20,000 रुपए डाल दे रहे हैं, जब मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं ऑनलाइन खरीद लूं। समझ सकती हूँ। अरे तो भूल कैसे गई कि हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमसे पूछो। ये सब शुरू में सबके चोचले रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कभी किसी काम से 20,000 रुपए मांग कर देखना, पता चल जाएगा कि हस्बैंड जी कितने अच्छे हैं। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। और सुन, पास में ही है मेरा ससुराल, जब भी तेरा मन करे तो मुझसे मिलने आ जाना। लेकिन तू तो डेली ऑफिस जाती है ना? हाँ, तो 6 बजे के बाद शाम को मैं घर में मिल जाऊंगी और संडे और सैटरडे को तो मैं कोई भी टाइम अवेलेबल रहूंगी। तू आने से पहले एक बार कॉल कर लेना। कुछ खा पी तो ले, पहली बार मेरे ससुराल आई और मैं भी बेवकूफ की तरह बैठकर तुझसे बतियाई जा रही हूँ। नहीं पागल, मुझे कुछ खाना भी नहीं है क्योंकि मैंने सबको दोपहर का खाना खिलाया था, उसके बाद ही मैं इधर आई थी तो मैंने भी पेट भर खाना खा के आया था। अच्छा ठीक है, अगली बार खाना खाकर मत आना तू, फिर यहाँ बैठकर मेरे साथ खाना खाना। ठीक है, मैं चलती हूँ नैना, टेक केयर, ओके बाय। इस तरह नैना की सहेली पूजा नैना को अपने शादीशुदा अनुभव के बारे में बता करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद नैना के दिमाग में पूजा की एक एक बात चलते रहती है। उसे लगता है कि शायद पूजा कहीं न कहीं ठीक ही कह रही थी, इसलिए नैना ने सोचा कि वह अपने पति से इस बारे में बात करेगी। बहू जी, माँ जी। बहू, आज कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है तो तुम आज दोपहर के खाने में कढ़ी चावल बनाना। ठीक है माँ जी। और हाँ, तुम अपने लिए मत बनाना आज खाना दोपहर का। क्यों माँ जी? माँ जी, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ इसलिए बोल रहे हैं क्या आप? नहीं बहू, मैं
मैं तो इसलिए बोल रही थी कि आज संडे है तो आज तुम किशोर के साथ बाहर घूमने फिरने जाना, साथ में पिक्चर देखना और रात का खाना भी बाहर से ही खा कर आना। अच्छा माँ जी, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। ठीक है बेटा, बाहर खूब घूमना फिरना। ठीक है माँ जी। चलो जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ, फिर इनके साथ आज मैं पिक्चर देखने जाऊंगी। अरे नैना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो मुझे मालूम नहीं था जी कि आज संडे को आप मुझे बाहर लेकर जाने वाले हैं। बस मुझे अभी अभी माँ जी ने बताया, तब मुझे पता चला। अच्छा, तो अब पता चल गया है। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। और सुनो, मैंने जो तुम्हारे लिए वो नया वाला सूट लाया ना, वो पहन लेना तुम। ठीक है जी। नैना और किशोर अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। नैना अपने पति सास ससुर की सारी बात मानती थी। नैना और किशोर एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोनों हर संडे बाहर घूमने फिरने जाते, मूवी देखने जाते, साथ में खाना खाते। इसी तरह धीरे धीरे समय बीता गया और नैना और किशोर की शादी को धीरे धीरे 6 महीने हो जाते हैं। धीरे धीरे साथ में रहने, घूमने फिरने की उत्सुकता कम होने लगी थी और दोनों धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में आ चुके थे। अब किशोर भी ज्यादा समय अपने कामकाज में बिजी रहता और नैना घर के सारे कामकाज करने के बाद दोपहर में अकेले बोर होते रहती। एक दिन नैना को लगा कि वह अपनी नौकरी के विषय में किशोर से बात करे ताकि नैना का भी मन लगा रहे। नैना, क्या हुआ? तुम परेशान नजर आ रही हो। परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। कहो ना नैना। देखिए जी, आपको तो मालूम ही है मैंने MBA किया है और शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं अभी भी जॉब करना चाहती हूँ। अरे नैना, इतनी सी बात और तुम इतना परेशान हो? वैसे एक बात बताओ, जॉब करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या किसी चीज की कमी महसूस हो रही है इस घर में, जो तुम कमाने की बात सोच रही हो? किशोर जी, जॉब करना सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है। वो तो मैं बस अपनी इच्छा, अपनी खुशी के लिए चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ। देखिए, एक लड़की के लिए नौकरी करना सिर्फ रुपए कमाना नहीं होता, उसका अपना आत्मसम्मान होता है। उसके माता पिता की जीवन भर की लगाई हुई पूंजी होती है जो वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। मुझे लगता है नैना कि मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तभी तुम्हारे दिमाग में ये नौकरी का ख्याल आया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है नैना? मैं तुम्हें कितना खुश रख रहा हूँ, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ और तुम आराम से बैठकर घर संभालो। इससे ज्यादा एक सुखी जिंदगी के लिए और क्या चाहिए? मैं अपनी खुशी के लिए जॉब करना चाहती हूँ। लोग आराम की जिंदगी के लिए तरसते हैं और तुम्हें नौकरी करने का भूत सवार हो गया है। अभी तो आपने कहा ना कि आपको इस बात से कोई एतराज नहीं, फिर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ कि अचानक तुम्हें ये नौकरी का भूत कहाँ से सवार हो गया। अरे मैं तुम्हारी पूरी जरूरतें कर रहा हूँ पूरी, और हमारे घर में तो तुम्हारे अलावा कोई दूसरी बहू भी नहीं है कि तुम दिन भर नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रहोगी तो घर में माँ बाबूजी की देखभाल कौन करेगा बताओ? और सच कह रहा हूँ, मुझे अभी भी इस बात से कोई एतराज नहीं है। तुम्हें नौकरी करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन माँ बाबूजी की इच्छा के बिना मैं तुम्हें नौकरी करने की इजाजत नहीं दे सकता। ठीक है ना, मैंने कब कहा कि मैं आप लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर नौकरी करूंगी? पहले माँ बाबूजी से पूछ लेते हैं, अगर उन्हें कोई एतराज ना होगा तो ठीक है, मैं नौकरी कर लूंगी, और यदि उन्हें परेशानी है तो कोई बात नहीं। ठीक है। नैना किशोर की बात करने के तरीके को देखकर समझ गई थी कि किशोर चाहता ही नहीं कि नैना नौकरी करे, लेकिन नैना ने भी फैसला लिया था कि अपने ससुराल वालों का दिल दुखाकर कोई काम नहीं करेगी। नैना दूसरे दिन अपने सास ससुर से अपनी नौकरी की बात करती है, लेकिन नैना के मुंह से नौकरी की बात सुनकर विमला देवी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अच्छा, तो सहेली का रंग चढ़ ही गया तुम पर। माँ जी, आप हमारी घर की बात में पूजा को क्यों ला रही हैं बीच में? अरे भाई, क्यों ना लाओ, आजकल तुम पूजा से बहुत मिल रही हो, वही तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें डालती होगी, क्योंकि खुद भी सास ससुर की मर्जी के बिना नौकरी कर रही है ना, पति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो तुम्हें भी उसका चस्का लग ही गया। माँ जी, ऐसा मत बोलिए भगवान के लिए। मैं अपने पति से आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रही हूँ, और न ही आप लोगों की मर्जी के बिना मैं नौकरी करूंगी। मैंने तो सिर्फ आपसे अनुमति लेने की कोशिश की है। तो सुन लो, मेरी अनुमति कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती बहू, कि तुम दोनों की आधे से ज्यादा उम्र बीत चुकी है, अभी तुम लोगों को अपनी नई दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, इस परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ये सब सोचना छोड़कर तुम नौकरी के पीछे भिड़ी हो। अरे आधी उम्र तो खत्म हो गई है, आधी उम्र नौकरी में खत्म कर लो और बिना बाल बच्चे के बैठे रहो, और हमें भी पोता पोती का मुख दिखाए भी नहीं, इस दुनिया से अलविदा कहला दो। तुम्हें तो चिंता होनी चाहिए इस बात की कि आधे से ज्यादा उम्र बीत गई है और सही उम्र में बच्चा नहीं हुआ तो फिर जिंदगी भर तुम्हें बच्चे के लिए तरसना पड़ेगा। तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचती हो? बेकार में नौकरी के बारे में सोचती हो। क्या मेरा बेटा तुम्हें बैठा कर पाल नहीं सकता या तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, इन्होंने मेरी सारी जरूरतें पूरी की है। वह तो नौकरी में सिर्फ शादी के पहले तुमने सुना नहीं था क्या? मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ घर गृहस्थी संभालने वाली लड़की चाहिए। तब तो तुम्हारे माता पिता ने बड़ी ही खुश होकर कहा था कि उनकी बेटी घर गृहस्थी संभालेगी, नौकरी वोकरी नहीं करेगी।
लेकिन शादी को साल भर नहीं हुए और तुम्हें नौकरी करने का भूत सवार हो गया। अजी सुनते हो, कहाँ गए? अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों शोर मचा रही हो सुबह सुबह? हमारी बहू की बात सुन लो। बहू चाहती है कि वो बाहर जाकर नौकरी करे। क्या? ये क्या सुन रहा हूँ बहू मैं? अरे कल तक मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करता था, लेकिन आज तुम बाहर जाने नौकरी करने के बारे में सोचने लगी। अरे हमने तो तुम्हें एक आम घर गृहस्थी संभालने वाली सुलझी हुई लड़की समझा, लेकिन तुम तो बाहर जाने के सपने बुन रही हो। क्या तुम्हें हम लोग गढ़ते हैं या इस घर में तुम्हें घुटन हो रही है जो तुम बाहर जाकर नौकरी करने के बारे में सोच रही हो? नहीं बाबूजी, मैंने तो सिर्फ माँ जी से पूछा है मैं नौकरी कर सकती हूँ या नहीं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो बात खत्म हुई ना बाबूजी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं आप लोगों का दिल दुखाकर कोई काम नहीं करूंगी। ठीक है, अगर तुम हमारी अनुमति के अनुसार ही चलना चाहती हो तो ये नौकरी करने का सपना अपने दिमाग से निकाल दो और हमें जल्दी से जल्दी दादा दादी बनाने के बारे में सोचो। ठीक है माँ जी। नैना को समझ में आ जाता है कि इस घर में कोई भी उसे नौकरी करने की अनुमति नहीं देगा और नैना भी अपनी जिंदगी में शांति बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सास ससुर या पति से किसी तरह का कलह कलेश नहीं किया और उनकी बात मानकर चुपचाप अपनी घर गृहस्थी संभालने में लग गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस बीतते समय के साथ नैना के 2 बच्चे हो चुके थे। अरे बेटा, आज तो तुम लोगों की स्कूल की छुट्टी है ना? हाँ माँ। अच्छा, तो आज तुम अपने पापा से कहकर अपने पापा के साथ मार्केट चले जाना और तुम्हें जो भी सामान चाहिए था वो सब ले आना। माँ, मैं नहीं जाऊंगा पापा के साथ। पापा हर सामान के लिए बस यही कहते हैं कि ये लेने की क्या जरूरत है, ये तो तुम्हारे पास है, वो लेने की क्या जरूरत है, वो तो तुम्हारे पास है। पापा बहुत कंजूसी करते हैं, कोई भी सामान अपने मन का नहीं खरीदने देते। मैं पापा के साथ नहीं जाऊंगा मम्मी। अरे बेटा, पापा के लिए ऐसा नहीं बोलते। और सुनो रीना बेटा, तुम बाजार जाओगी ना पापा के साथ, तो पापा से कहकर दोनों की एक जोड़ी नए कपड़े खरीदवा लेना। अगले महीने तुम्हारी मासी की शादी है ना? हाँ मम्मी, लेकिन भाई ठीक कह रहा है, हम पापा के साथ मार्केट नहीं जाएंगे। पापा अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदने नहीं देते हैं हमें। आप भी चलिए हमारे साथ, तभी हम मार्केट जाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। वैसे मुझे भी तो तुम्हारी मौसी को देने के लिए कुछ खरीदना था। सुनते हैं क्या? हाँ, क्या बात है नैना? वो बच्चे चाहते थे कि मैं भी साथ में मार्केट चलूं। वैसे मुझे भी मार्केट में कुछ काम था, मैं भी चलूं। क्या काम था तुम्हें मार्केट में? अरे अगले महीने मेरी छोटी बहन गीता की शादी है ना, तो उसे कुछ देना तो पड़ेगा ना मुझे। तो उसी का उपहार लेने का सोच रही थी कि मैं आज आप लोगों के साथ बाजार चलती हूँ और वहाँ से दहेज में देने का सामान भी ले लेती हूँ। दहेज का सामान? कौन सा दहेज का सामान? मैंने तुम्हारे पिताजी से कह तो दिया है ना कि मैं फ्रिज दे दूंगा साली साहिबा को। अब तुम अलग से और क्या खरीदना चाहती हो? कैसी बात कर रहे हैं जी आप? अरे वह मेरी सगी बहन है, मानती हूँ कि उसे हम दहेज में फ्रिज देंगे, लेकिन विदाई के समय कुछ देना तो होगा ना। क्या मतलब कुछ और अलग से देना पड़ेगा? 10,000 रुपए की फ्रिज दे रहे हैं, ये कोई कम है क्या? अरे आपने देखा नहीं था क्या, जब मेरी विदाई हो रही थी तब कितने रिश्तेदारों ने, किसी ने मुझे कपड़े दिए, किसी ने अंगूठी दी, किसी ने दुपट्टा, तो किसी ने कुछ दिया। अरे ये देने का रस्म है, उस समय तो देना ही पड़ता है ना। और मैं बड़ी बहन हूँ तो कुछ अच्छा तो दूंगी ही ना अपनी बहन को। बड़ी बहन हूँ? अरे बड़ी बहन हो तो मैं क्या करूं? दान करने का इतना ही शौक है तो जाओ बाहर से पैसे कमा के लाओ। मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं 10,000 रुपए भी अलग से दूं और तुम्हें दान करने के लिए अलग से पैसे दूं। ये सब तमाशा मेरे पास नहीं है। एक तो वैसे ही बच्चों को इतने महंगे स्कूल में डलवा रखा है कि उनकी फीस भी मैनेज नहीं हो पा रही है। आज तक मैंने जिंदगी में आपको पलटकर किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप लोगों की हर बात में मैंने हामी भरी, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि रुपयों का कितना ज्यादा महत्व होता है। काश मैंने उस समय आपसे कह दिया होता कि हाँ मैं रुपयों के लिए नौकरी करना चाहती हूँ, तो आज मुझे ये दिन देखने न पड़ते। अरे ऐसे तो हर छोटी मोटी बात में आप मुझे जता देते थे कि रुपए पेड़ पर नहीं फलते या बहुत मुश्किल से रुपए कमाए जाते हैं, लेकिन मैंने उस तक नहीं किया और अपनी कई जरूरतों को, कई इच्छाओं को मैंने मार दिया। लेकिन आज मेरी बहन की शादी के लिए आप मुझे अपने पसंद से कोई सामान खरीदने के लिए 2-4 हजार रुपए भी नहीं दे पा रहे हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने नौकरी ना करके कितनी बड़ी गलती की। सच कहती थी मेरी सहेलियां कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आप मुझे रुपयों की अहमियत बता ही दोगे, और आज आपने बता ही दिया। बेकार में इमोशनली ड्रामा मत करो मेरे सामने। मैंने कहा ना कि नहीं है मेरे पास इतने रुपए कि मैं तुम्हारे खानदान रिश्तेदारों को एक्स्ट्रा गिफ्ट उपहार देता फिरूं। एक तो माँ बाबूजी की दवाई में हर महीने 5-10 हजार रुपए लग जाते हैं और ऊपर से तुम्हारे रिश्तेदारों के यहाँ एक से बढ़कर एक फंक्शन होते रहते हैं। बस उन्हीं फंक्शनों में महीने भर की सैलरी बर्बाद करते रहो। यही तो मैं आपको समझाती थी कि दोनों मिलकर कमाएंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, रुपए पैसों की कोई कमी ना होगी, धीरे धीरे परिवार बढ़ेगा तो जरूरतें भी बढ़ेगी। लेकिन आपने मेरी बात कभी नहीं सुनी और आज आप मुझे रुपए पैसों की अहमियत याद दिला रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है, लेकिन जो तुम दूसरों के ऊपर फिजूल खर्च करना चाहती हो ना, उसके लिए मेरे पास जरा भी रुपए नहीं है। समझो बात को। अच्छा, आज मुझे अपनी बहन को अपनी पसंद से कुछ देना है तो आपको वो दूसरी लग रही है या फिजूल खर्च लग रहा है। लेकिन आप अपने दोस्तों की एनिवर्सरी पार्टी, बर्थडे पार्टी, इवन उनके बाल बच्चों की भी बर्थडे पार्टी
करो, मैंने जितना कह दिया उतना करो और जाकर देखो माँ बाबूजी ने खाना खाया है या नहीं। और वैसे भी अब बहस करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारी उम्र जॉब करने की रही नहीं, क्योंकि अभी तुम कहीं जॉब मांगोगी तो मुश्किल से 8-10 हजार रुपए की शिक्षिका की जॉब के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, वो भी प्राइवेट स्कूल में। और तुम वो शिक्षिका की जॉब करने भी चाहोगे तो क्या तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आएगी? लोग तुमसे कैसे सवाल करेंगे कि तुम्हारा पति इतना बड़ा सरकारी इंजीनियर है और तुम 5,000 रुपए की नौकरी कर रही हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए प्लीज जाओ, जाकर माँ बाबूजी को देखो और उनकी दवाई तुमने दी या नहीं। ठीक है, जा रही हूँ माँ बाबूजी को देखने। आज नैना को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप को बहुत बेवकूफ महसूस कर रही थी, क्योंकि नैना शादी से पहले 30,000 रुपए महीने की अच्छी खासी नौकरी करती थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों की खुशी के लिए उसने नौकरी करने की कोई जिद नहीं की। और धीरे धीरे नैना को समझ में आने लगा कि एक महिला का रुपए कमाना कितना जरूरी है, क्योंकि जब भी अपनी किसी जरूरत के लिए नैना अपने पति से रुपए मांगती तो वह 4 बात सुनाता, उसके बाद ही उसे रुपए देता और कई बात तो उसे रुपए भी नहीं देता था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। अब नैना के सास ससुर भी इस दुनिया से जा चुके थे। नैना के बेटे को भी अच्छी खासी नौकरी लग गई थी और नैना की बेटी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर जॉब कर रही थी। नैना के पति का अब रिटायरमेंट हो चुका था। अब नैना और किशोर दोनों मिलकर अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहे थे। देखिए जी, रीना ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, इतनी बड़ी कंपनी में अच्छी खासी पद पर जॉब कर रही है। अब हमें रीना की शादी के बारे में सोचना चाहिए। अरे नैना, मैंने रिश्ते की बात तो छेड़ दी है। अच्छा, एक बार आप बता रहे थे ना मुझे कि आपके मित्र का एक बेटा है जो इंडियन एयरलाइंस में जॉब करता है और माता पिता और दादा दादी की भी ढेर सारी पुश्तैनी संपत्ति भी है। हाँ नैना, मैं सौरभ की बात कर रहा हूँ, द्विवेदी जी का बेटा। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अरे मैं उनके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि वो आज हमें फोन करेंगे और हो सके तो वह कल अपने घर हमें रिश्ते की बात के लिए बुलाएंगे। अच्छा, एक बार हमें रीना से बात कर लेना चाहिए। क्या बात मम्मी पापा? तुम्हारी शादी की बात बेटा। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, बस उसी के बारे में बात करनी थी। तुम हमारी मर्जी से शादी कर तो सकती हो ना, या फिर कुछ नहीं मम्मी, आप लोग जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगी। फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं आप लोगों से शाम से बात करती हूँ। ठीक है बेटा। किशोर जी और नैना लड़के वाले के फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और तभी दोपहर को किशोर जी के मोबाइल में लड़के वालों का फोन आता है। फोन उठाने पर पता चलता है कि लड़के वालों ने कल ही नैना के माता पिता को मिलने बुलाए हैं। नैना के माता पिता भी खुशी खुशी सौरभ के घर जाते हैं और वहां बैठकर सब लोग एक साथ बातचीत करते हैं। हमारी तरफ से तो इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है, बस अब आप लोग बताइए। अरे हम कौन होते हैं इनकार करने वाले? जब सौरभ और रीना ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो हमें तो धूमधाम से बस दोनों की शादी कर देनी चाहिए। बस हमारी एक शर्त है शादी को लेकर। कैसी शर्त बहन जी? रीना अभी जॉब करती है और हमारा बेटा भी इंडियन एयरलाइंस में जॉब करता है और हमारे सास ससुर और हमारी खुद की इतनी सारी संपत्ति है और सौरभ हमारा एक लौता बेटा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे घर की बहू शादी के बाद नौकरी करे। बस वह आराम से घर में रहे, अपनी मर्जी से जिए और घर गृहस्थी संभाले। ये जॉब के चक्कर में हमें नहीं पड़ाना है। क्या? अगर ऐसी बात है बहन जी तो माफ कीजिए, हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। अरे नैना, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? लड़का करोड़पति है और लाखों रुपए महीने की सैलरी कमा रहा है, फिर हमारी बेटी को नौकरी करने की क्या जरूरत है? पागल मत बनो, इस रिश्ते के लिए हाँ कहो चुपचाप। नहीं, चाहे लड़का करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी शादी के बाद भी नौकरी करेगी, क्योंकि मैंने जो झेला है अपने जीवन में वह मेरी बेटी ना झेले। एक बात बताइए, आपके घर में किस बात की कमी है? आपके भी तो पुश्तैनी इतनी सारी जमीन जायदाद है, इतनी संपत्ति है, लेकिन वो मेरी किस काम की? क्या मैं उन संपत्ति को बेचकर अपने शौक पूरे कर सकती हूँ? नहीं ना। फिर मेरी बेटी कैसे कर पाएगी? इसीलिए मेरी एक शर्त है, जहाँ मेरी बेटी शादी के बाद भी नौकरी करेगी उसी घर में मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। अरे क्या हुआ बहन जी, आप लोग आपस में ये खुसर पुसर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बहन जी, बस मैं अपने पति को समझा रही थी कि हम अपनी बेटी ऐसे घर में ब्याहेंगे जिस घर में हमारी बेटी को नौकरी करने की आजादी हो। और मेरे घर बहू भी आएगी पढ़ी लिखी तो मैं उसे भी सिर्फ चूल्हा चौकी नहीं कराऊंगी, बल्कि मेरी बहू भी नौकरी करेगी। ऐसी मेरी इच्छा है। बस इसी इच्छा के चलते माफ कीजिएगा, हम यहाँ रिश्ता नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात बताइए बहन जी, हमारे घर किस बात की कमी है? रुपए पैसे गाड़ी बंगला, अरे नौकर चाकर वाला घर है। फिर आपको अपनी बेटी की उससे नौकरी करवानी क्यों है? आपकी बेटी बाहर जाके जितने रुपए कमा कर लाएगी ना महीने में, उतने रुपए तो हम अपने नौकरों को दे देते हैं। जी बहन जी, जरूर देते होंगे आप अपने नौकरों को इतने रुपए, लेकिन मेरी बेटी अपनी मेहनत से अपने मान सम्मान से जितने भी रुपए कमाएगी ना, वह रुपए उसके लिए बहुत होंगे। क्योंकि नौकरी सिर्फ एक लड़की के लिए रुपए कमाना नहीं, बल्कि एक लड़की का अपना खुद का स्वाभिमान भी होता है। क्योंकि हर लड़की के माता पिता अपने बच्चों पर इसीलिए पढ़ाई लिखाई में रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक दिन उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं।
और 100 बात की एक बात, मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं। मेरे साथ जो हुआ है मैं अपनी बच्ची के साथ नहीं होने दूंगी। मेरे भी ससुराल में किसी बात की कोई कमी नहीं है बहन जी। धन दौलत रुपए पैसे भगवान की दया से सब कुछ डलाडल है, लेकिन मुझे कभी वो खुशी नहीं मिल पाई जिस खुशी की मैं हमेशा तलाश करते रही। जो रुपए मैं अपनी मेहनत से कमाकर अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर पाती। इसलिए माफ कीजिएगा, हम इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। चलिए उठिए। मुझे लगता है नैना तुम ठीक ही कह रही हो, क्योंकि धीरे धीरे हर पति अपनी पत्नी को रुपए की धौंस दिखाने लगते हैं, रुपए की अहमियत बताने लगते हैं। तुमने भी मुझसे जब जब रुपए मांगे तो मैंने तुम्हारे सामने 10 सवाल खड़े कर दिए, और यही सब सवाल कोई मेरी बेटी से करे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मुझे भी लगता है कि हमें अपनी बेटी की शादी उसी घर में करना चाहिए जिस घर में हमारी बेटी को नौकरी करने की आजादी हो। तो फिर चलिए, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? नमस्ते बहन जी, नमस्ते भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। क्या करें? मुझे लगता है कि भाई साहब और बहन जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। जब हमारे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है तो हमें 2 नौकर और रख लेना चाहिए और अपनी बहू को नौकरी करने की आजादी देना चाहिए। जब हमारे पास इतना सब कुछ है तब भी हम अपने बेटे को नौकरी करा रहे हैं, तो फिर अपनी बहू को क्यों नहीं? हाँ जी, ठीक कहते हैं आप। रुकिए बहन जी, हमें यह रिश्ता मंजूर है और शादी के बाद हमारी बहू नौकरी भी करेगी। पता नहीं बहन जी क्यों बेटा और बेटी को लेकर हर माता पिता की सोच अलग अलग रहती है। अब देखिए ना, बहू की नौकरी की बात आई तो हमने कितने आसानी से कह दिया कि हमारे घर धन दौलत रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, बहू को कमाने की जरूरत नहीं है। पर हमने ये क्यों नहीं सोचा कि हमारे घर रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं है तो हम अपने बेटे को नौकरी क्यों करवाएं? असल में बहन जी कहीं न कहीं ये बेटा और बेटी के बीच के भेदभाव का ही नतीजा है, जो हम लोग सब कुछ होने के बाद भी बेटे से नौकरी करवाते हैं और बहू से उम्मीद करते हैं कि वह नौकरी ना करे क्योंकि हमारे घर में सब कुछ है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।